Nationalization of banks. In our previous video, we have seen 5-year plans and their characteristics. Now we have to start nationalization of banks. In this point, we have to understand when nationalization of 14 banks has taken place. Actually, in the period of Pandit Jawaharlal Nehru and Lal Bahadur Shastri, economical condition was bad, and whatever the banks, commercial banks were there, they were concentrating on private industries. They were supporting private industries and industrialists so far as such type of different types of criteria was created at the time that only private sector was increasing, private owners were getting benefits and common people were not getting benefit. So like that type of situation was created. So for improving that situation, nationalization was essential. During the tenure of Prime Minister Pandit Nehru and Lal Bahadur Shastri, banking was a monopoly of the private sector. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी मोनोपोली मतलब वही इन प्राइवेट बैंक के ऊपर काम करते थे. उनकी एक मोनोपोली मतलब मक्तेदारी क्रिएट हो चुकी थी और वो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे थे. The directors of these banks were working towards developing industrial sector and increasing its profits. In order to stop this, the government nationalized the Imperial Bank in 1955. तो ये रोकने के लिए मतलब जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको ही ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था और जो कॉमन पर्सन है उनको इसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था. तो ये स्टॉप करने के लिए जो इंपीरियल बैंक इंडिया में था वो इंपीरियल बैंक 1955 में उसको कन्वर्ट कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में. अब इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद उसका कन्वर्जन होने के बाद इसके अलग अलग ब्रांचेस भी ऑल ओवर इंडिया में खोले गए. हम देख सकते हैं कि आज की स्थिति में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये एक गवर्नमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है और इसके जो ब्रांचेस है वो ब्रांचेस हम ऑल ओवर इंडिया में देख सकते हैं. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सबसे बड़ी बैंक बन गई 1955 के बाद में. शुरू में उसका नाम इंपीरियल बैंक था, बाद में उसको कन्वर्ट किया गया और उसके बाद में ऑल ओवर इंडिया में इसके ब्रांचेस खोले गए. अभी हम देखेंगे कि बैकग्राउंड किस तरीके से और क्यों नेशनलाइजेशन जो बैंकों का किया था वो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके लिए कौन सी चीजों को रिस्पॉन्सिबल हम कंसिडर कर सकते हैं कि जिनके कारण नेशनलाइजेशन जो है वो हुआ है. तो उसका बैकग्राउंड हम देखेंगे. इंडिया हैड अडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस. नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वाज essential to cover the deficit if they occur while implementing different schemes. हम देख सकते हैं कि इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है. हमारे यहाँ पे सोशलिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक दोनों का जो मिडिल पाथ है उसको चूज किया है. दोनों तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में देखे जा सकते हैं. तो इसलिए जब हमारी कंट्री में जो अलग अलग स्कीम्स वगैरह इम्प्लीमेंट की जाती है गवर्नमेंट के माध्यम से और उसके ऊपर जो मनी स्पेंड किया जाता है गवर्नमेंट के माध्यम से, तो जो डेफिसिट क्रिएट होता है, डेफिसिट मतलब जिसकी आमदनी अठनी खर्चा रुपया, इस तरीके की कंडीशन क्रिएट जब होती है तो उसको डेफिसिट क्रिएट मतलब हमारे पास खर्च करने के लिए समझो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 1 रुपीज है और हमारे पास जो मनी है वो 50 पैसे है. तो 50 पैसे यहाँ पे हमारे पास है लेकिन 50 पैसे हमारे पास नहीं है, तो वो क्या है, डेफिसिट है. तो ये डेफिसिट पूरा करने के लिए बैंकों का नेशनलाइजेशन जरूरी था, इसलिए बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया. दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, आल्सो द प्रॉफिट्स ऑफ दीज बैंक्स वुड come into the government treasury once they were nationalized. उसके बाद जो बैंकों में जो प्रॉफिट आ रहा है,
शुरू में क्या हो रहा था कि जो प्राइवेट ओनर्स है उन बैंकों के, उनके पास वो प्रॉफिट जा रहा था, लेकिन नेशनलाइजेशन के कारण ये बैंक जो है वो गवर्नमेंट के कब्जे में आ गए और जो प्रॉफिट हो रहा था इन बैंक्स को, वो प्रॉफिट भी गवर्नमेंट के पास चला गया। तो इसलिए गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी है वो भर रहा था, गवर्नमेंट के पास उसका प्रॉफिट आ रहा था, तो इसके कारण गवर्नमेंट का यहाँ पे बेनिफिट हो रहा था, इसलिए नेशनलाइजेशन किया। Along with this, the policy of developing small industries and pharmaceutical industries had to be implemented. उसके अलावा जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज थी और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है उनको डेवलप करने के लिए भी नेशनलाइजेशन जरूरी ही था। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के समय पे फूड सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए या जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है उसको बढ़ावा देने के लिए 1965 में ग्रीन रिवॉल्यूशन को उन्होंने बढ़ावा दिया और उसके ऊपर भी बहुत सारा रिसर्च के ऊपर वगैरह पैसा उनको मतलब वहाँ पे स्पेंड करना पड़ा, तो इसलिए नेशनलाइजेशन जरूरी था। तो उनके समय पे ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हमारे इंडिया में फूड शॉर्टेज है और ड्रॉट है उसको रोकने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाल बहादुर शास्त्री के समय पे बढ़ावा दिया गया। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, कांग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन, a group in the Congress party inspired by socialist ideas made a demand for nationalization of commercial banks. तो अभी हम देखेंगे इंदिरा गांधी के समय का पीरियड। तो उस समय पे कांग्रेस में एक ऐसा ग्रुप था कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा को पजेस करने वाला था, कम्युनिस्ट विचारधारा उन मतलब वो पजेस करते थे। तो ऐसा उनका एक ग्रुप था, उसको कांग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन कहा जाता है। तो ये ग्रुप भी मांग कर रहा था कि जो बैंकों का नेशनलाइजेशन है वो जरूरी है और ये होना ही चाहिए। और इस मांग को जो कि कांग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन के माध्यम से की जा रही थी, इस मांग को सपोर्ट करने का काम कम्युनिस्ट पार्टी ने भी किया। इसलिए हम देख सकते हैं कि जो 14 बैंक से उनका नेशनलाइजेशन हुआ है, मतलब जो कांग्रेस का एक ग्रुप था वो भी इन बैंकों का नेशनलाइजेशन करने के लिए सपोर्ट करता था। अभी हम देखेंगे 20 पॉइंट प्रोग्राम्स। अब ये 20 पॉइंट प्रोग्राम्स क्या है? एक्चुअली 20 पॉइंट्स है, उनमें अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स यहाँ पे अरेंज किए गए हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। Prime Minister Indira Gandhi announced the 20-point program on 1st July 1975. तो इंदिरा गांधी के समय पे ये 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ था और ये 1 जुलाई 1975 को अनाउंस किया गया था। और इस 20 पॉइंट प्रोग्राम के माध्यम से कुछ रिफॉर्मेटिव स्टेप्स यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से लिए गए थे। तो वो 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो कौन से थे उसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो फर्स्ट वन पॉइंट था लैंड सीलिंग फॉर सिटीज एंड एग्रीकल्चरल लैंड। तो जो लैंड है उसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा सिटीज के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। जो एरिया एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, जो एरिया एग्रीकल्चर के लिए कल्टीवेट होता है, वहाँ पे सिटीज नहीं बनेंगी, वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं बनेंगी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो इस तरीके से उन्होंने एक क्लासिफिकेशन किया था कि जो एग्रीकल्चरल एरिया है वो उसके लिए रिजर्व है और जो सिटीज का एरिया है, अर्बन एरिया है, उसके लिए अलग लैंड उन्होंने रिजर्व किया था। इक्वल डिवीजन ऑफ वेल्थ, मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स। इवन जो वेल्थ का डिवीजन है वो इक्वल होना चाहिए। उसके बाद जो वेजेस मिलते हैं, पेमेंट मिलता है, वो वेजेस जो है वर्कर्स को मिनिमम मिलने चाहिए। मतलब पहले क्या होता था कि वेजेस जो है वो कुछ भी दिया करते थे या फिर अनाज वगैरह दिया जाता था काम के बदले, लेकिन मिनिमम कम से कम उसको वेजेस मिलना चाहिए, अच्छी तरीके से उसका पेट भर सके, ऐसे वेजेस या ऐसा पेमेंट उसको मिलना चाहिए।
उसके बाद इंक्रीज इन वाटर कंजर्वेशन स्कीम, जो वाटर कंजर्वेशन की स्कीम्स है उनको भी बढ़ावा देना। तो ये फर्स्ट वन पॉइंट है उन 20 पॉइंट में का। तो इन सब चीजों को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है। दूसरा है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री नेशनल ट्रेनिंग स्कीम फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर। उसके बाद ये वर्कर के बारे में ये दूसरा पॉइंट है कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है उनमें वर्कर्स का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको स्किल्ड बेस्ड ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। उसके अलावा जो बॉन्डेड लेबरर्स है वो सिस्टम बंद होनी चाहिए। तो इस तरीके से वर्कर्स का यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वन थर्ड वन है प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेशन। अब कुछ लोग टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स नहीं भरते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना। प्लस जो इकोनॉमिकल क्राइम करते हैं, टैक्स चोरी जैसा या स्मगलिंग वगैरह, तो इन जैसे क्राइम्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट एक्शन लेगा। रेगुलेशन ऑफ प्राइजेस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, इम्प्रूवमेंट्स इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके अलावा जो बेसिक कमोडिटीज है डे टू डे लाइफ में जो चीज़ों का यूज होता है उनकी जो प्राइजेस है वो बेसिक प्राइस स्ट्रक्चर उनका डिसाइड किया जाएगा। उसकी प्राइस स्ट्रक्चर के अलावा वो चीज़ें मार्केट में नहीं बेची जाएंगी, प्राइजेस नहीं बढ़ाई जाएंगी। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर वहाँ पे प्राइजेस का या कमोडिटीज का वहाँ पे बनाया गया था। इवन जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएफ सिस्टम, फेयर शॉप, हम रेशन शॉप बोलते हैं, तो उसको भी इम्प्रूव करना यहाँ पे उन्होंने सोचा था कि पीडीएफ सिस्टम के माध्यम से जो कंज्यूमर ऐसे है कि उनके पास रेशन कार्ड नहीं है या फिर उनको रेशन नहीं मिलता है, तो ऐसे पर्सन्स को रेशन कार्ड अवेलेबल करना, उनको रेशन प्रोवाइड करना। तो ये सिस्टम वहाँ पे उन्होंने अपडेट करने का काम इस पॉइंट में किया था। इम्प्रूवमेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाय डेवलपिंग हैंडलूम सेक्टर, waiving loans for weaker sections, housing, communication facilities, educational equipment making available to schools। उसके अलावा यहाँ पे दूसरा पॉइंट, उसमें जो छोटे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, हैंडलूम इंडस्ट्रीज है उनको बढ़ावा देना, या फिर जो वेविंग इंडस्ट्रीज है, वेवर्स है, उनको लोन अवेलेबल कराना और उनका डेवलपमेंट करना। उसके अलावा जो हाउसिंग, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है या फिर जो एजुकेशन में यूज होने वाले जो इक्विपमेंट्स है वो स्कूल को अवेलेबल करवाना, जिसके माध्यम से टीचर्स स्कूल में इफेक्टिवली उन टीचिंग एड्स का यूज करके बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सके। तो इस तरीके से टीचिंग एड्स या टीचिंग इक्विपमेंट्स को भी बना के स्कूल्स को प्रोवाइड करना, ये पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है। देन इश्यूज ऑफ वर्कर्स। अब वर्कर्स की जो स्ट्राइक है उस स्ट्राइक के बारे में हम देखेंगे। The first textile mill was started in Mumbai on 11th July 1951 by कावाजी दावर। तो ये फर्स्ट टेक्सटाइल मिल जो मुंबई में स्टार्ट हुई थी वो 11 जुलाई 1851 को स्टार्ट हुई थी और इसको स्टार्ट करने का काम कावाजी दावर ने किया है। अब ये जो मिल स्टार्ट की थी कावाजी दावर ने, इसके अलग अलग ब्रांचेस या अलग अलग मिल के जो सेक्शंस है वो मुंबई के अलग अलग एरिया में सेटअप किए गए थे। जैसे कि जो शुरुआत का समय था उस समय पे दादर, परल, भायखला, शिवड़ी, प्रभा देवी, वर्ली, ये जो पार्ट्स है मुंबई के, यहाँ पे टेक्सटाइल के जो अलग अलग सेक्शंस है वो बनाए गए थे, वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बन चुकी थी। मतलब जो एरिया था इन सब को मिला के उस एरिया को गिरगांव कहा जाता है, टाउन ऑफ मिल्स। मतलब वहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ऐसे एरिया को गिरगांव कहा जाता है। तो वहाँ पे ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही थी। 1980s की बात करेंगे हम। द इंक्रीजिंग अनरेस्ट अमंग वर्कर्स वाज ड्यू टू द इकोनॉमिक कंडीशंस इन अदर सेक्टर्स। अब हम देखेंगे कि जो 1980 का समय था उस समय पे क्या हो गया था कि जो इंडस्ट्रीज, बाकी के सेक्टर्स के बारे में जो इंडस्ट्रीज थी, उन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स को जो वेजेस दिया जाता था
और जिनको जो बोनस दिया जाता था और जो फैसिलिटीज वहाँ पे दी जाती थी वो बढ़िया दी जाती थी। वहाँ पे सैलरी उनकी इंक्रीज की गई थी, बोनस भी दिया जाता था, इवन जो वर्किंग आवर्स कम किए गए थे और जो काम करने का तरीका भी था वो चेंज हो चुका था। तो ये देख के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स थे उनकी भी मांग थी कि उनको भी ये सब चीजें मिलनी चाहिए। तो इसके कारण उनमें भी एक अनरेस्ट क्रिएट हो चुका था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में। इन सम इंडस्ट्रीज द वेजेस ऑफ द वर्कर्स वेयर इंक्रीजिंग, they were also getting more amounts as bonus, they were getting more facilities than the textile mill workers. In the Diwali of 1980, अब हम देखेंगे कि जो 1980 का 81 का समय है उस समय पे दिवाली थी और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स है उनकी डिमांड थी कि उनको अभी दिवाली में 20% बोनस मिलना चाहिए। और उन डिमांड्स को जो राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ओनर्स के साथ में निगोशिएट करके बातचीत करके वो बोनस के बारे में वो डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इस राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ने वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर उन्होंने 8 to 17% बोनस एक्सेप्ट किया। तो ये सब चीजों के कारण अब जो एक्सपेक्टेशन थी उनकी 20% उस 20% और उनको मिला 8 to 17%। तो इसके कारण उनमें जो अनरेस्ट था वो बढ़ गया और इसके कारण उन्होंने यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो जो अनरेस्ट और जो टेक्सटाइल मिल के वर्कर्स थे वो डॉक्टर दत्ता सामंत के पास चले गए और उनको ऑफर किया उन्होंने कि वो उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करे और वो उनके साइड से गवर्नमेंट के खिलाफ लड़े। They asked him to accept their leadership. Workers of 65 mills came together and Dr. Datta Samant led the strike. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 20% बोनस ना मिलने के कारण उन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वर्कर्स में अनरेस्ट क्रिएट हो गया और डॉक्टर दत्ता सामंत के लीडरशिप में 65 मिल्स के जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए। ऑन 18 जनवरी 1982 2.5 लाख वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक। तो 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख मजदूर जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वो स्ट्राइक पे चले गए। मतलब जो मुंबई का जो दिल धड़कता था वो अभी बंद हो चुका था क्योंकि मिल के जो अलग अलग एरिया के जो सेक्शंस थे वो सब बंद हो चुके थे। गिरगांव मिल स्टॉप्ड रनिंग मेकिंग इट सीम लाइक मुंबईज हार्ट स्टॉप्ड थ्रोबिंग। तो मुंबई की धड़कन यहाँ पे बंद हो चुकी है, ऐसा लग रहा था। मुंबई की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो बंद हो चुकी थी। अब इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो स्ट्राइक चल रही थी इसको सॉल्व करने के लिए अभी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे AR अंतुले और बाद में आए थे बाबा साहेब भोसले। तो शुरुआत में जो चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र जो कि बैरिस्टर AR अंतुले थे उन्होंने एक कमेटी बिठाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन बाद में बाबा साहेब भोसले ये चीफ मिनिस्टर बन गए। अब इनका मानना क्या था कि वो बातचीत करेंगे तो राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के साथ में ही बातचीत करेंगे, वो डॉक्टर दत्ता सामंत के साथ में या किसी और के साथ में बातचीत नहीं करेंगे। लीगली लॉ क्या बोलता है कि राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के साथ में ही बातचीत करना। तो इस तरीके से बाबा साहेब भोसले इंसिस्ट कर रहे थे कि एज पर लॉ वो राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के साथ में बात करेंगे, लेकिन दत्ता सामंत बोल रहे थे कि ये जो लॉ है उसको पीछे ले लो और उनके साथ में बातचीत कर लो। In the beginning, the striking workers received help from their native villages. It was also not very difficult for them to help each other. शुरुआत के समय पे ये जो स्ट्राइक चल रही थी उस समय पे इनके जो जरूरतें हैं वो उन्होंने एक दूसरे की मदद की। इवन जो गांव उनके जो विलेजेस थे वहां से मदद आती थी। तो शुरुआत के समय पे स्ट्राइक में उनको अपने गांव की मदद मिली। इवन उन्होंने
अपने एक दूसरे को कोऑपरेटिवली हेल्प करके वो स्ट्राइक चलाई। दे सेट अप डिपार्टमेंटल कमिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फूड ग्रेन्स असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ फंड एक्सेट्रा। तो उन्होंने अपने कोऑपरेटिव कमिटीज बिठाई और उसके माध्यम से वो एक दूसरे को फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड करते थे। The left parties had supported the strike. इवन जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ने इस स्ट्राइक को सपोर्ट भी किया था। As the strike dragged on, efforts were made to split the striking workers' rank. Even as the strike completed 6 months, the central government completely ignored it. तो यहाँ पे जो स्ट्राइक है वो बहुत लंबी खींचती चली गई। 6 महीने हो गए स्ट्राइक चल रही थी और इतना समय गुजर जाने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसका कंप्लीटली वहाँ पे अटेंशन नहीं था इस स्ट्राइक के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंप्लीटली इग्नोर किया था इस स्ट्राइक को। द वर्कर्स स्टार्टेड अ जेल भरो एजिटेशन। तो बाद में जो वर्कर्स थे उन्होंने जेल भरो आंदोलन स्टार्ट किया। इन सितंबर 1982 1.5 lakh workers took a march on the Legislative Assembly of Maharashtra State. उसके बाद 1982 में सितंबर 1982 में एक मोर्चा निकाला गया महाराष्ट्र के विधानसभा के ऊपर और उस मोर्चा में ये सभी वर्कर्स जो थे उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट किया था। It didn't help at all. The strike completed a year. तो इसके बाद में 1 साल पूरा हो गया इस स्ट्राइक को, इस एजिटेशन को, लेकिन इसका फायदा कुछ भी नहीं हुआ। This was the first strike to have gone on for a year. In this period, about 1.5 lakh workers became unemployed. उसके बाद 1 साल पूरा हो गया, 1.5 लाख मजदूर यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हो गए, वो जॉबलेस हो गए। उसी समय पे पॉलिस्टर जो कपड़ा है उसका फ्लो ज़्यादा हो गया था और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कॉटन का कपड़ा बनता था उसकी मांग कम हो गई और उसकी जगह पे अभी पॉलिस्टर की डिमांड बढ़ रही थी। द पॉलिस्टर हैड केम इनटू ग्रेटर डिमांड देन कॉटन क्लॉथ। द सेल ऑफ मिल क्लॉथ हैड ऑलरेडी गॉट अफेक्टेड। द मिल्स moved from Mumbai to Surat in Gujarat. The central government nationalized the 13 textile mills. उसके बाद जो मुंबई में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो गुजरात को शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। बाद में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज 13 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनलाइज डिक्लेयर कर दिया और इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर आर्बिट्रेटर गवर्नमेंट का एक ऑफिसर उन्होंने एम्प्लॉय कर दिया। New economic policy. Actually, this policy was started in the period of P.V. Narasimha Rao and Dr. Manmohan Singh. In this new economic policy, जो कि P.V. नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह इन दोनों के कंट्रीब्यूशन के माध्यम से लाई गई थी। अभी हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट की गई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में, ये कैसे आई थी। जब 10th जनरल इलेक्शन हुए थे तब पीवी नरसिम्हा राव ये प्राइम मिनिस्टर बन गए और डॉक्टर मनमोहन सिंह ये फाइनेंस मिनिस्टर बन गए थे। उस समय पे इंडिया बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था। तो जो चेंजेस लाए गए थे इस इकोनॉमिकल चेंज और इकोनॉमिकल पॉलिसी के माध्यम से, वो कौन से चेंजेस थे वो हम देखेंगे। Fundamental changes were brought about in the Indian economy. Indian economy was brought in tune with global mainstream. तो इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के माध्यम से जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में, वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में लिंक कर दिया गया। मतलब हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में अटैच कर दी गई थी। During this period, Indian economy was in a crisis situation. Before the P.V. Narasimha Rao government took charge, Chandrasekhar was the Prime Minister. During his tenure, the rate of inflation was 17%. मतलब हम देखेंगे कि जो P.V. नरसिम्हा राव जी का पीरियड था उस समय पे इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत आ रहे थे और इंडिया को बहुत इकोनॉमिकल क्राइसिस को फेस करना पड़ रहा था।
अभी हम देखेंगे कि पीवी नरसिंह राव के गवर्नमेंट के पहले जो गवर्नमेंट था वो चंद्रशेखर जी का था। तो उस समय पे जो इन्फ्लेशन रेट था इंडिया का वो 17% था। तो ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन रेट उस समय पे था 17%। तो ये इकोनॉमिकल क्राइसिस उस समय पे आ रहे थे। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हैड गॉन डाउन बाय 1.1%। और उसी समय पे हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिकल ग्रोथ था इंडिया का वो 1.1% से नीचे चला गया था। इवन जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज था वो एक वीक तक हम इंपोर्ट कर सके इतना ही फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास रह गया था। मतलब बहुत इकोनॉमिकल क्राइसिस को इंडिया को फेस करना पड़ रहा था। In May 1991, the government had tried to control the situation by selling some of its gold reserves and by mortgaging some. तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो गोल्ड था उसको बेचने का काम और कुछ गोल्ड को मॉर्टगेज रखने का काम गवर्नमेंट के माध्यम से किया गया और जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आ रहे थे उसको थोड़े बहुत मात्रा में कंट्रोल किया गया। बिफोर द चंद्रशेखर, अभी हम देखेंगे कि चंद्रशेखर जी के गवर्नमेंट के समय पे इन्फ्लेशन रेट 17% था, लेकिन उनके पहले जो पीवी सिंह का जो गवर्नमेंट था, वीपी सिंह का तो उस समय पे भी इकोनॉमिकल क्राइसिस थे, क्योंकि उन्होंने जो फार्मर्स थे उनके लोन को माफ किया था, तो उसके कारण इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गए थे। और जो सेंट्रल और स्टेट दोनों मिला के इंडिया के ऊपर जो लोन था वो हमारे जीडीपी का 55% लोन दूसरे कंट्री का हमारे इंडियन स्टेट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर था। मतलब हमारी जितनी जीडीपी है उसका 55% लोन ही हमारे ऊपर था। तो इतने इकोनॉमिकल क्राइसिस को हमें फेस करना पड़ रहा था। In 1980 to 81, foreign loan was 2,350 करोड़ डॉलर्स। तो 1980 to 81 का हम समय देखेंगे तो हमारे ऊपर जो लोन था वो 2,350 करोड़ डॉलर्स का था। और 10 साल बाद हम देखेंगे 1990 to 91 का समय देखेंगे तो ये लोन हो गया 8,380 करोड़ डॉलर का। तो ये बहुत बढ़ गया था। और उस समय पे हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज था वो 100 करोड़ उस समय पे जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास था वो बहुत ही कम हो चुका था। वो 100 करोड़ डॉलर्स तक ही हमारे पास रह गए थे। एट दिस टाइम इंडिया हैड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ ओनली 100 करोड़ डॉलर्स। तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास बहुत ही कम बचा था। This also had the background of the increased oil prices due to invasion of Kuwait by Iraq. उसी समय पे इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया था। इसके कारण जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस बढ़ चुके थे, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ चुके थे, उसका भी इफेक्ट हमारे इकोनॉमी के ऊपर हो गया था। It became difficult for India to raise a loan. Even the non-resident Indians started withdrawing their deposits in foreign currency from India. उसके अलावा जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस थे वो भी अपने लोन्स को विड्रॉ कर रहे थे। तो उसके लिए भी फॉरेन करेंसी को हमें मतलब खर्च करना पड़ रहा था। तो ये सब इकोनॉमिकल क्राइसिस हम देख सकते हैं कि उस समय पे आए थे। अब इन इकोनॉमिकल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई और उसको एज अ रिमेडी बोल के इंडिया की इकोनॉमी की तरफ देखा जाता है। पीवी नरसिंह राव अपॉइंटेड डॉक्टर मनमोहन सिंह एज अ फाइनेंस मिनिस्टर इन ऑर्डर टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये सब सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए पीवी नरसिंह राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उनको अपॉइंट किया गया। बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो इंडिया में जो इन्वेस्ट होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर जो लगा हुआ रेस्ट्रिक्शन है उसको हटा देने का काम उन्होंने किया। प्लस जो 18 इंडस्ट्रीज थी उनको लाइसेंस की नई सिस्टम या नई पॉलिसी उन्होंने लाई। तो ये धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने का काम या उसको कुछ एडिशनल चीजें उसमें ऐड करने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया था।
In view of the increasing losses in the public sector industries, he opened up the public sector for investment by private industries. उन्होंने देखा कि जो पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज थी, जो गवर्नमेंट के कब्जे में जो इंडस्ट्रीज थी, वो लॉस में चल रही थी, तो उससे उभरने के लिए उन्होंने क्या किया, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है, उनको इन्वेस्टमेंट का रास्ता उन्होंने खुला कर दिया, जिसके माध्यम से प्राइवेट पर्सन्स इन पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज है उनमें वो इन्वेस्टमेंट कर सके, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द शेयर मार्केट अंडर कंट्रोल। उसके अलावा जो शेयर मार्केट है वो सेबी के कंट्रोल में लाया गया। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड जो कि 1992 में इस्टेब्लिश किया गया, और इस सेबी के माध्यम से जो शेयर मार्केट चलता है उसके ऊपर कंट्रोल या वॉच रखने का काम किया जाता है। उसके अलावा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसको कंप्यूटराइज किया गया। तो ये रिफॉर्मेटिव स्टेप्स यहाँ पे उनके समय पे लिए गए थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ग्रेव ड्यूरिंग द फर्स्ट टेन्योर ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो जो फर्स्ट टेन्योर था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, उसी समय पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था इंडिया में वो बढ़ने लगा था, और इंडिया में जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसको उसमें से रिकवर होना इंडिया ने स्टार्ट किया था। हमने जो गोल्ड मॉर्गेज बोल के या रखा था उसको भी छुड़ा लिया गया, और इसको सपोर्ट करने का काम जो इंडिया के कैपिटलिस्ट है और जो मिडिल क्लास है उन्होंने किया है। एज द गवर्नमेंट ओपन अप द टेलीकॉम सेक्टर, मोबाइल फोन सर्विसेज स्टार्टेड ऑल ओवर द कंट्री। उसके बाद जो टेलीकॉम सेक्टर है और मोबाइल फोन सर्विसेज है वो भी ओपन कर दी गई। उसके माध्यम से सभी इंडिया में जो मोबाइल की सर्विसेज है वो अवेलेबल हो गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह साइन द एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉन्च द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसी समय पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने WTO के साथ में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एक एग्रीमेंट भी साइन किया, जिसके माध्यम से प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इन सभी कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया गया। मतलब फ्री इकोनॉमी को हमने एक्सेप्ट किया गया। अभी हम देखेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। इन 1955 हम देख सकते हैं कि 1955 का में हम देखेंगे कि इंडिया जो है वो इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन गया था। अब इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। अब ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। अब कंट्रीज में जो ट्रेड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो फ्री होना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी तरीके की एक्साइज ड्यूटी या टैक्स नहीं लगाना चाहिए। टू पुट टू एन एंड ऑल दोज डिस्क्रिमिनेटरी लॉज। अब कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेटरी लॉज होते हैं, मतलब उनके खुद के कंट्रीज की जो इंडस्ट्रीज होती है उनको बढ़ावा देने के लिए वो ज्यादा चांसेस या ज्यादा फैसिलिटीज देती है, या बाहर के जो कंट्रीज की जो इंडस्ट्रीज है उनको कम चांसेस देती है या रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। तो इस तरीके के जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज है उनको हटा देना चाहिए। रेस्ट्रिक्शंस, रूल्स एंड पॉलिसीज दैट आर हर्डल्स इन द वे ऑफ इंटरनेशनल फ्री ट्रेड, और जो इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में जो लॉज हर्डल्स क्रिएट करते हैं उनको हटा देना चाहिए। तो इस तरीके के उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। General Agreement on Tariff and Trade (GATT) existed at the international level before the World Trade Organization came into being. It regulated commerce. अब मतलब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, इससे पहले GATT एग्जिस्टेड था। इससे पहले जो GATT ऑर्गेनाइजेशन थी वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी। In India, there were opposed extreme views about the World Trade Organization, yet India decided to take its membership. अब इंडिया में हम देख सकते हैं कि ऐसे कुछ लोग भी थे कि जो WTO का मेंबर बनने से अपोज करते थे, मेंबर नहीं बनना चाहिए ऐसा सोचते थे, लेकिन फिर भी इंडिया WTO का मेंबर बन गया। The provisions of the World Trade Organization are regarding grants, import, export. अब इस WTO के माध्यम से कुछ प्रोविजन किए जाते हैं, जैसे कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको ग्रांट करना, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, इन सर्विसेज में ग्रांट देना, परमिशन देना, ये सब WTO के माध्यम से किया जाता है।
The sectors of electricity, water transportation, education and health rapidly commercialized since India became a member of the World Trade Organization. जब से इंडिया मतलब 1995 से हम देख सकते हैं कि इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया, उस समय से हम देख सकते हैं कि जो हमारे इंडिया में जो सेक्टर्स थे कि जो मतलब उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत खराब थी, ऐसे सेक्टर्स जो थे वो इम्प्रूव हो गए, वो कमर्शियल होने लगे थे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन, हेल्थ, ये सेक्टर्स में कमर्शियलाइजेशन आ गया था, वो भी प्राइवेट हो रहे थे. As per the various reports of the World Trade Organization, India has made a considerable improvement in different areas like reduction in the below poverty line. मतलब धीरे धीरे इंडिया के जो प्रॉब्लम्स थे वो यहाँ पे हमने जब से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप हमने एक्सेप्ट किए तब से ये सब प्रॉब्लम्स हमारे कम होते जा रहे थे. जैसे कि जो बीपीएल वाले जो लोग थे उनकी जो संख्या थी वो ज्यादा थी, लेकिन उसको भी कम किया गया. उसके बाद जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है उसको कम कर दिया गया, उसको घटा दिया गया. और जो तो WTO के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जो बीपीएल के नीचे मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनकी संख्या यहाँ पे कम हो गई थी. उसके अलावा जो ड्रिंकिंग वाटर है या वेस्ट वाटर है उसका मैनेजमेंट यहाँ पे उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ गई थी. उसके अलावा इंडिया साइन द साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट अलोंग द लाइंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. मतलब WTO के साथ में ही दूसरा यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन हम देख सकते हैं, उसका नाम है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट. तो इसका भी मतलब मेंबरशिप हमने लिया था, उसके साथ में भी एग्रीमेंट किया था. इंडिया रिमूव्ड द इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेवरल कमोडिटीज फॉर सार्क कंट्रीज. अब जो सार्क के मेंबर कंट्रीज है उन मेंबर्स कंट्रीज के लिए यहाँ पे इंडिया ने एक छूट दी गई थी, और वो थी कि जो एक्साइज ड्यूटी है उसके ऊपर डिस्काउंट दिया गया था. मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है इन सार्क मेंबर कंट्रीज के साथ में उसमें जो टैक्स लगाया जाता है उसके ऊपर डिस्काउंट गवर्नमेंट ने दिया था. उसके अलावा जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हम देख सकते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनके लिए जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो खुला कर दिया गया था. शुरुआत के समय पे हम देख सकते हैं कि जो इंश्योरेंस सेक्टर था वो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर बोल के उसको कंसिडर किया जाता था, लेकिन अभी हम देखेंगे कि इंश्योरेंस सेक्टर में भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज मतलब प्राइवेट कंपनीज वहां पे काम करती हैं.